ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो कि झारखंड बोर्ड का बता दूं ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो बोलो सर ऑफिशियल क्वेश्चन मिला कहाँ? तो ये जो क्वेश्चन है ना, झारखंड बोर्ड के द्वारा ही जारी किया है क्वेश्चन है। तो चलिए सारे क्वेश्चन लोग देखते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन देकर ही लगा ये क्वेश्चन के आने के एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस है, एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो सोशल साइंस में आप लोग को जितना ऑब्जेक्टिव मिले ना उसको देखो, क्योंकि इसमें से आप लोग का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग टाइप का अल्टर पूछता है। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस को। दोस्तों अभी भोर के 5:30 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए, तो भाई देखिए। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए बस शेयर जरूर करते हैं। आप लोग का एक शेयर ही तो मुझे मोटिवेट करता है ना। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए शेयर करते रहिए दबा के अपने सारे दोस्तों को। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है किस समाप्यता के आधार पर, देखिए नंबर पे न जाइए, इससे पहले इतिहास का जो आपको हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता मतलब समाप्ति, समझ लो। समाप्ति मतलब जो कभी समाप्त हो जाएगा इसके आधार पर, या फिर समाप्त नहीं होगा इसके आधार पर। तो इसके आधार पर दो होता है, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। याद रखना समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। वो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाए? तो भाई सीढ़ीदार खेती वहीं की जाएगी जहां पर पहाड़ होते हैं, क्यों? वहां तो वर्षा का पानी नहीं रुकेगा पहाड़ में, भाई डलडला के नीचे आ जाएगा। तो वहां पर किस प्रकार का सीढ़ीदार खेती की जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा हाँ उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ी एरिया है, ठीक। पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखना पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा भाई? जलोढ़ मृदा, ठीक है, जो नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस मृदा को रेगर या सौत जुताई वाली मृदा कहते हैं? रेगर मृदा किसे कहते हैं? भाई ये सवाल ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कई बार और पूछने की संभावना भी रखता है। तो जो काली मृदा होती है ना, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ये आपको लोगों का रेगर मृदा या फिर बोल सकते हो जो सौत जुताई वाली मृदा बोलते हैं इसको। याद रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को की सीधी भागीदारी नहीं करता? समुदायों की सीधी भागीदारी कौन नहीं करता है? तो याद रखना संयुक्त वन प्रबंधन भी समुदाय इसमें भाग लेते हैं। चिपको आंदोलन में तो भाई भाग लेते हैं, ये बाकी जाके पेड़ को चिपक के रहते हैं, मतलब भाई पेड़ से चिपक चिपक के पेड़ को बचाते हैं कि भाई पेड़ को नहीं काटना है। बीज बचाओ आंदोलन भी समुदाय भाग लेते हैं। लेकिन जो वन्य जीव पशु विहार का परिसर है ना, ये सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, मतलब इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होता, ठीक। तो इसका घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? ठीक है, क्या बोला? भारत जो है जैव विविधता में एक समृद्ध देश है, मतलब भारत में कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। भाई देख मतलब देख, जैसे बाघ हो गया, हिरन हो गया, तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है भारत में, नहीं पूरे विश्व में, ठीक है। तो बोले भारत में कितनी परसेंट प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8%, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में 8% जो है जैव विविधता मतलब पाई जाती है, उपजातियां पाई जाती है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया? भारतीय वन्य जीव रक्षण मतलब जीवों को रक्षा करने का, वन में जो जीव है उसको नहीं मारने का अधिकार दिया गया, मार नहीं सकते हो, रक्षा करने का अधिनियम कब लागू किया गया? तो लागू किया गया 1972 में, ठीक है। 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम मतलब रक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना, ठीक है, जो नदी परियोजना होती है ना, जैसे जिसको डैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? डैम। तो डैम को दोस्तों यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? और जो डैम होता है यही बहुउद्देशीय नदी परियोजना होता है। क्यों? क्योंकि भाई डैम से जाके आप नहा भी सकते हो, डैम से मछली पालन भी कर सकते हो, डैम से सिंचाई भी कर सकते हो, और उसके आसपास पर्यटक क्षेत्र भी हो जाएगा, डैम से बिजली उत्पन्न होता है, मतलब एक योजना कई सारा लाभ, इसलिए बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो किसने कहा था भाई इसको आधुनिक भारत का मंदिर? इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन, नाम कुछ सुना सुना है ना? बिल्कुल, ये झारखंड में ही स्थित है भाई, ठीक है। इससे तो बिजली मिलता है डीवीसी से, बोलता है ना डीवीसी बिजली काट के रख दिया है, तो डीवीसी है दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी नदी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर नाम देखो, सरदार सरोवर नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित प्रभावित होता है। कौन सा राज्य प्रभावित होता है भाई? गुजरात में, गुजरात प्रभावित होता है इससे। औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करोगे? तो भाई देश की कुल आय जितना है ना उसको किससे भाग देंगे? कुल जन सॉरी देश की कुल आय को कुल, हाँ सही बोल रहा था, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। मान लो एक परिवार में 1000 रुपया कमाता है, ठीक है, और उस परिवार में 5 सदस्य हैं, तो
उस 5 सदस्य का प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? टोटल उस परिवार का मिलकर कितना कमाता है? 1000 रुपया। ठीक है, एक औसत आय बोल रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, बटा 5 कर देंगे तो भाई कट जाएगा 200, मतलब कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय 200 हो जाएगी। इसी प्रकार पूरे भारत की बात करें तो भाई जितना कमा रहा है टोटल उतना बटा कुल संख्या, तो इसे देश के कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर क जो हो जाए उसे बोलते हैं दो औसत आय, या फिर कह सकते हो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का उपयोग करता है? तो विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए भाई कौन सा देश विकसित देश है, कौन सा विकासशील देश है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ठीक है, तो उन सबको देखने के लिए भाई एक ही चीज देखता है, वो क्या देखता है? प्रति व्यक्ति आय, कि भाई उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, हर एक व्यक्ति एक एवरेज कितना कमा लेता है। ठीक, इसके अनुसार नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, नवीकरणीय संसाधन क्या है भाई? तो नवीकरणीय संसाधन जो बार बार प्राप्त कर सकते हो, जैसे कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, बट भूमिगत जल होगा ना, ये समाप्त नहीं होगा भाई। इसको जो मतलब क्या होगा ना, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, सही है, बट अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाएं कर तो हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं भूमिगत जल को। ठीक, लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है भाई? ये भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। ठीक है, देखिए हर किसी के लिए विकास का लक्ष्य ना अलग होता है। मान लीजिए कोई एक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? एक डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, मान लो गांव के एक एक जगह है, ठीक है, एक मतलब मैदान है, उसमें क्या स्कूल बन जाता है, तो स्कूल में उसमें लोग पढ़ सकते हैं, तो इसलिए सभी का विकास हो रहा है। लेकिन वो जो जगह है, ठीक है, जिसका जगह है उसका तो कोई विकास नहीं हुआ ना, उसका जमीन फोकट में चल गया, तो कह सकते हैं गांव के सारे लोगों का विकास हुआ, ठीक है, लेकिन जिसका जमीन गया, ठीक है, उसका विकास हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि भाई अपना लाखों का संपत्ति उसने दिया उसमें, उसका विकास हुआ, लेकिन दूसरे लोगों की अपेक्षा उसका विकास नहीं हुआ। दोनों का अंतर है ना बहुत। बाकी लोग एकदम फ्री में आराम से पढ़ रहे, कुछ नहीं किया, आराम से पढ़ रहा है, लेकिन जीवन के मालिक का भाई जमीन चल गया इतना महंगा, जिसमें वो खेती करके खाते थे। तो इस प्रकार से हर एक के लिए अलग अलग लक्ष्य होता है, भिन्न होता है, परस्पर विरोधी होता है। अगला एक प्रश्न है, रामू एक किसान है भाई जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपए किलो प्रति दर से बेच दिया, किलोग्राम की दर से बेच दिया, ठीक है, गेहूं को। मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ मिलाया चीनी, तेल जैसी चीजों का यूज करके कुरकुरेदार बिस्कुट के 4 पैकेट बना दिया और बाजार में उपभोक्ताओं को 8 रुपये में यानी 20 रुपये प्रति पैकेट से बिस्कुट बेच दिया। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य लिया जाएगा? इससे आपको हम पहले ही बताए थे, जो जीडीपी होगा यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा, इसमें हम सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य को शामिल करते हैं। यानी क्या हो जाएगा भाई, इसमें फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका हम मूल्य शामिल करेंगे, यानी कि बिस्किट का। दैट इज ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण पहले ही बताएं भाई, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र। क्यों सर? क्योंकि भाई आटा से बिस्कुट कहाँ बनेगा सर? तो सर बोले वो फैक्ट्री में, ठीक है, बनेगा ना कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। तो विनिर्माण जो होता है ना भाई, ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। कौन सा द्वितीय है? क्या बिल्कुल द्वितीय क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र आपका जो हो गया तृतीय क्षेत्र, कृषि और सहायक क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक तो होगा नहीं। तो विनिर्माण क्षेत्र जो होता है भाई, ये हमेशा उद्योग जगह होता है, जिसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अनीता एक साड़ी दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलेगा, कि छुट्टी अगर लोगे तो भाई वेतन कटेगा। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। क्या है? सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब साल में कुछ दिन उसको छुट्टी मिलता है, और छुट्टी मिलता है उसका वेतन नहीं करता, उसमें वेतन भी साथ में मिलता है, सवैतनिक अवकाश। इस दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है, किसका असंगठित? तो भाई संगठित, जिसको छुट्टी के साथ वेतन भी मिल रहा है वो संगठित। किसको छुट्टी के साथ वेतन मिल रहा है? सीता को। तो सीता जी हो जो है वो संगठित क्षेत्र में है, और जो यहाँ पर अनीता है साड़ी दुकान में काम कर जो असंगठित है, तो यहाँ पर सीता संगठित हो जाएगा और अनीता असंगठित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है घ है बिल्कुल सही उत्तर। अनीता असंगठित हो जाएगा, सीता संगठित। एक मिनट, सीता भी असंगठित है। पहले ऑप्शन में सही हो जाएगा, सॉरी क नंबर, कि क्या बोल रहा है? अनीता जो है असंगठित हो जाएगा और सीता जो यहाँ पर संगठित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है भाई? पहले से शामिल होता है, अभी तो बताया बिस्किट वाला कहानी, वही चीज है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों आप लोगों का, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों 2005 में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है अधिनियम है 2005 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बोलिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिनों का काम मिलता है, कितने दिनों का काम दिया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो भंडारण को दोस्तों, भंडारण है ना, ये ना प्राथमिक में है ना द्वितीय में है, ये कौन सा तृतीय क्षेत्र है? क्या एक सेवा क्षेत्र? भाई भंडारण स्टोर करके रखना एक सेवा में ही तो आता है।
संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? देखो, संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है कि देश की एकता सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, भाई हर एक क्षेत्र में कुछ विविधताएं होती है, कहीं पर कुछ अलग जाति के लोग रहते हैं, कहीं पर कुछ अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो हर एक चीज़ का, हर एक लोगों का, तो कहीं पर गरीब रहता है, कहीं पर अमीर रहते हैं, तो हर एक का सम्मान होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार, सभी के बीच में बंटवारा होता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों का तीनों सही है, लेकिन बुरा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, बिल्कुल है भाई। फाइनली अदालत के पास ही पहुंचता है, मान लो कुछ सरकार नहीं कर पा रहा तो फाइनली अदालत में जाता है, तो उसको व्याख्या करने का अधिकार है। तो 31 का दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यहाँ नहीं कहा है, ना होना कहा इसलिए। बेल्जियम फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितने परसेंट लोग बोलते हैं? याद रखना 40%, ठीक है। बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं ना भाई, 40% लोग वहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1956 को, ठीक है। 1956 को दोस्तों तमिल को राजभाषा घोषित किया गया, कहाँ पर? श्रीलंका में। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को, अनुसूचित भाषा को दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को, टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। इस बार हम पहले भी आप लोगों को करा चुके हैं लाइव क्लास में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई भारतीय राष्ट्र संघ में राष्ट्रपति होता है, राज्य में उपराष्ट्रपति, अरे नहीं सर, राष्ट्र में जब उपराष्ट्रपति थोड़ा होता है, हर एक राज्य में उपराष्ट्रपति होता है क्या? नहीं ना, मुख्यमंत्री होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्य में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ख सुमेलित नहीं है। बाकी नगर निगम में मेयर होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच या मुखिया होता है। 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया? 7 पार्टी अलायंस कहाँ पर किया गया? तो भाई ये नेपाल की पार्टी है। कहाँ की? नेपाल की। बोलीविया किस देश में अवस्थित है? बोलीविया दोस्तों लातीनी अमेरिका, मतलब कह सकते हो दक्षिण अमेरिका में स्थित है बोलीविया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेना। लातीनी अमेरिका, जिसको दक्षिण अमेरिका भी बोलते हैं। और एक सवाल जो कई बार करा है कमाल एग्जाम में, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो जल युद्ध चल रहा था वहां पर, ठीक है, तो उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? जब बोलीविया में सरकारी जो जल का क्या होता है अधिकार है, वो प्राइवेट कंपनी को, बहुराष्ट्र कंपनी को बेच दिया था, ठीक है, फिर जल का दाम मतलब ले लिया था ज़्यादा, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेडेकोर ने किया था। भाई याद रखना, फेडेकोर जल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोलो, असत्य कौन सा है? राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। वो कभी भी राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक की चिंता ही नहीं करते। दबाव समूह कुछ लोगों तक है, बिल्कुल कुछ लोग, जैसे कुछ व्यापारी मिलकर दबाव समूह बना लेता है, ज़्यादा लोगों तक नहीं फैला रहता है, जबकि राजनीतिक दल बहुत लोगों तक फैला रहता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, बिल्कुल सही बात है, वो कभी भी सत्ता में नहीं आना चाहते, बल्कि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखा है समान प्रकृति के होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होते हैं, ये इसलिए असत्य है। और अंतिम प्रश्न है कि नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? ठीक है, तो क्या होता है, SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने दोस्तों गिरिजा प्रसाद कोइराला को, ठीक है, यहाँ पर अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। तो ये था दोस्तों आप लोग का टॉप मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भाई एक एक सवाल को देखो, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से सवाल एग्जाम में जरूर बनेंगे। भाई बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही ज़्यादा सीखते हो, तो भाई पढ़ते रहो, इसी पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो भाई, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।